हेलो एवरीवन। आज क्लास साइकोलॉजी पेपर 2 एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 को आज कंप्लीट करेंगे, जो है आपका चिंतन। इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। आप जाकर पेपर को चेकआउट कर सकते हो। आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी कम टाइम है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो। आपको दिया जा रहा है 1500 क्वेश्चन और आपको थ्योरी सिर्फ 200 में। अगर आप क्लास एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ासकर बीपीएससी एग्जाम के लिए तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। तो आपको दिया जा रहा है सिर्फ 151 में, जो आप क्लास 11 और 12 को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हैं तो सिर्फ आपको 300 में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस ज्ञान प्रक्रिया को दुनिया को समझने की जानकारी को व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध करने में शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया, स्मृति, सोच, या ऑप्शन डी है भावना। तो दुनिया को समझने या किसी भी जानकारी को व्यवस्थित और उसे क्रमबद्ध करने के लिए आपका सोच होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि वस्तुओं, घटनाओं या अवधारणाओं को मानसिक प्रतिनिधित्व को जो समान विशेषताओं को साझा करती है, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है स्कीमा, यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसको आपका स्कीमा होगा। थर्ड ऑप्शन है सोचना, या ऑप्शन डी है भावना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, ध्यान से सुनना। स्कीमा सोच और व्यवहार के पैटर्न का वर्णन करता है, जिसका उपयोग दुनिया की व्याख्या करने के लिए करते हैं। और हम स्कीमा का उपयोग करते हैं क्योंकि वो हमारे वातावरण में उपलब्ध विशाल मात्रा में जानकारी की व्याख्या करने में शॉर्टकट लेने की अनुमति देता है। आपको बताना है कि स्कीमा वर्ड सबसे पहले किसने पेश किया था? ये भी सवाल मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्कीमा वर्ड, जो आपका स्कीमा वर्ड है, सबसे पहले आपके जीन पियाजे ने इस वर्ड का यूज किया था, इसे याद रखना। एक सवाल और पूछा जाता है कि स्कीमा सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है कि स्कीमा सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? तो नाम याद रखना, सैंड्रा, सैंड्रा बेम। इन्होंने आपके स्कीमा सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने 1981 में सिद्धांत अपना दिया था, स्कीमा सिद्धांत। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस प्रकार की सोच में किसी समस्या के लिए विभिन्न संभावित समाधान उत्पन्न करना शामिल है? पहला ऑप्शन है संगठन सोच, सेकंड ऑप्शन है विचनात्मक सोच, महत्वपूर्ण सोच, या ऑप्शन डी है तर्कसंगत सोच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। विचनात्मक सोच क्या होता है? तो एक प्रकार की सोच होता है जिसमें किसी विशेष विषय या विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है। अक्सर गहन अंतर्दृष्टि या समझ प्राप्त करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर फोर, हम पूर्व सीखी जानकारी का उपयोग करके नए अनुभव को समझने और व्याख्या करने में कौन सा ज्ञान प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है स्कीमा गठन, मानसिक पुनर्गठन, निर्णय लेना, या ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि अध्ययन। अगर आप जस्ट मैंने आपको बताया था, जो आपका स्कीमा होता है, स्कीमा में आपकी जो पूर्व जानकारी होती है, जैसे कि एक बचपन में आपने एक बच्चा है, बच्चे ने एक घोड़े को देखा। घोड़े का रंग क्या था? काला था, और उसके 4 पैर थे। उसकी वो स्कीमा में जो आपकी जानकारी थी वो सेट हो गई। लेकिन एक दिन उसने गाय को देख लिया, तो गाय को देखा कि गाय के 4 पैर हैं और उसका एक पूँछ भी है, जैसे कि घोड़े का पूँछ था, और उसका कलर आपका ब्लैक था। तो गाय को क्या कहने लगा? गाय एक घोड़ा है। लेकिन उसको पता नहीं था कि गाय का भी 4 पैर होता है और घोड़े का 4 पैर होता है। तो उसकी जो पूर्व जानकारी थी,
उसके स्कीमा में सेट था कि 4 पैर वाले आपके घोड़े होते हैं। लेकिन जो आपके अनुभव को समझने और उसको नई जानकारी जब मिली, जब नया चीज़ देखा तो देखा कि 4 पैर वाले सिर्फ़ घोड़े नहीं होते, बाकी और भी सारे जानवर होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं। तो उसके नए स्कीमा में कुछ चेंज कर दिया गया, उसको स्कीमा गठन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु या घटना की मानसिक प्रतिनिधित्व जो केंद्रीय विशेषताओं के अनुसार होती है, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोटोटाइप गठन, ऑप्शन बी है औधनात्मिकरण, सामान्यीकरण या ऑप्शन डी है स्मृति संकुचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा प्रोटोटाइप गठन। प्रोटोटाइप क्या होता है? आपने बहुत सारे डेली यूज में लाइव वर्ड सुनते हो प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप एक मानसिक प्रतिनिधित्व होता है जो श्रेणी के लिए संज्ञानात्मक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि प्रोटोटाइप सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। एलेनोर रोस ने आपके प्रोटोटाइप सिद्धांत दिया था। कब दिया था? तो 1970 में आपके ये प्रोटोटाइप सिद्धांत दिया गया था एलेनोर रोस के द्वारा। तो ये फैक्ट्स याद रखना, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार की समस्या समाधान रणनीति में एक समस्या को छोटे और अधिक प्रबंधन योग्य हिस्सा में विभाजित करने का समावेश क्या कहलाता है? एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक, उपलक्षित विश्लेषण या ऑप्शन डी या आचरण और समायोजन। किसी भी चीज़ को जब आप खंड-खंड विभाजित करते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई कोई भी चीज़ अगर आप उसको खंड-खंड में बाँट देते हो, तो आपका विश्लेषण कहलाता है। ठीक है? अगर किसी एक चीज़ को जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो कोई खिलौना है, खिलौनों को आपने 10 जगह बाँट दिया, तो उसको आपने विश्लेषण कर दिया। या फिर आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है मैथ का, उसे आप जब आप खंड-खंड उसका डिवाइड कर देते हो, उसको हम कहते हैं विश्लेषण। और जब वो 10 चीज़ों को एक जगह समेट देना क्या कहलाता है? उसको संश्लेषण कहते हैं। तो विश्लेषण आपको 10 जगह डिवाइड कर देना, छोटे-छोटे समूह में बाँट देना, उसे कहा जाता है विश्लेषण। और जो 10 जगहों को छोटे-छोटे समूह को एकत्रित कर देना, उसको कहा जाता है संश्लेषण। और आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है छोटे-छोटे भागों को अधिक हिस्सों में विभाजित करना, तो उसको कहा जाता है विश्लेषण। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगर अगले क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि छोटे-छोटे चीज़ों को एक जगह समूह में एकत्रित करना क्या कहलाता है? तो उसको हम समावेशन कहेंगे। इसे ज़रूर याद रखना। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पृष्ठीय 22 किसी विशेष धारणा का पालन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारी मौजूदा धारणाओं को समर्थन करने की जांच करें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें गलती किसी को नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? समस्या समाधान में एल्गोरिदम क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो एल्गोरिदम क्या होता है? समस्या समाधान आपने सीटीपी में पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा, बीएड में पढ़ा होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको एल्गोरिदम वर्ड सुना नहीं होगा। तो आपको बताना है कि समस्या समाधान में एल्गोरिदम क्या होता है? 4 ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज बड़ा देखकर डरना मत, अच्छे से ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एक तर्कबद्ध तरीका जो एक समाधान की गारंटी देता है। एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम हमेशा आपके किसी क्रमबद्ध नियोजन को करने की समस्या समाधान को एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो अब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं को सोचने और जटिल तर्कन का उत्पन्न करने की क्षमता वो किस प्रकार की बुद्धिमत्ता की विशेषता है? पहला ऑप्शन है तरल, क्रिस्टलाइज्ड या ऑप्शन
सी है भावनात्मक। इसी में आपको बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा तरल बुद्धिमत्ता। तरल बुद्धिमत्ता होता क्या है? तो तरल बुद्धि सोचने और तर्क और समस्या को हल करने की क्षमता होती है। जैसे कि पहले कोई पजल हल करना, किसी समस्या को सुलझाना, वो आपको तरल बुद्धि कहलाता है। जो आप देखते हो कि किसी पेपर में जो पजल देते हैं, पजल को सॉल्व करना क्या कहलाएगा? तो आपके तरल बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि कैसी है और आप पजल हल कर पाते हो या कोई सी समस्या को सॉल्व करना तरल बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के सोचने में घटना की संभावना के आकलन स्मृति में उपलब्धता के आधार पर होता है? पहला ऑप्शन है आचरण और समायोजन, पदानुक्रम 22, पृष्ठ 22 या ऑप्शन डी है हैरिस्टिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा हैरिस्टिक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। न्यायात्मक तरीके से किसी विशेष निष्कर्ष को सामान्य प्रश्नों से निष्कर्ष निकालना शामिल क्या कहलाता है? संगठन सोच, इंडक्टिव सोच, महत्वपूर्ण सोच या ऑप्शन डी है अविसारित सोच। आपने क्लास सीटेट में या किसी भी बीएड में आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव। अगर याद आ रहा हो तो मैंने कई बार आपको स्टार्टिंग के जो प्रैक्टिस सेट मैंने 1 से स्टार्ट किया था, उसमें आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में अच्छे से मैंने समझाया था। अगर आपने वो वीडियो सारे नहीं देखे हैं, एग्ज़ाम में बैठने से पहले सारे प्रैक्टिस सेट मैंने जितने अभी तक करार हो चुका हूँ, सारे का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा हूँ। सारे वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंडक्टिव और डिडक्टिव होता क्या है? इंडक्टिव जब बात की जाए विशेष से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, उसको कहते हैं इंडक्टिव। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो विशिष्ट निष्कर्ष से सामान्य प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इंडक्टिव सोच। अगर आपसे पूछ लेता कि न्यायात्मक तरीके से सामान्य निष्कर्ष को विशिष्ट प्रस्तावना को निष्कर्ष निकालना क्या होता है? तो उसको डिडक्टिव कहते हैं। इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव आपका एग्जाम्पल टू रूल टू एग्जाम्पल होता है। ठीक है, याद रखना इंडक्टिव आपका रूल टू एग्जाम्पल होता है। किसी भी जैसे कि आप ग्रामर पढ़ते हो बचपन से, जो आपने हिंदी या इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा होगा, तो उस टाइम आपको सबसे पहले रूल लिखाया जाता था, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया जाता था। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता था, तब जाकर आप ग्रामर समझते थे। और ये सब कुछ कब यूज़ किया जाता है? तो आपके हायर क्लास में यूज़ किया जाता है। कभी-कभी सवाल पूछ लेता है कि इंडक्टिव जो थिंकिंग है, किस क्लास के लिए, किस बच्चों के लिए यूज़फुल है। तो याद रखना इंडक्टिव थिंकिंग आपके 9 टू 10, 11-12 ऐसे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है? और जो आपका डिडक्टिव होता है, तो डिडक्टिव में आपका एग्जाम्पल टू रूल चलता है। जैसे कि बच्चे को पहले एग्जाम्पल देते हैं या कुछ कंक्रीट सामान उनको दिखाकर तब जाकर उनको समझाया जाता है। उसको कहते हैं एग्जाम्पल टू रूल। एग्जाम्पल टूल आपकी थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी समय लेता है बच्चों को समझाने में, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है आपके छोटे क्लास में 1 टू 5 के क्लास तक। जैसे-जैसे आप हायर क्लास में जाते हो, आपका डिडक्टिव जो रूल होता है, वो आपका फ़ॉलो नहीं किया जाता है आपके बड़े क्लासों में। बड़े क्लासों में आपका इंडक्टिव थिंकिंग का यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग का अंतर समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आ रहा हो, तो गूगल कर लेना इंडक्टिव थिंकिंग एंड डिडक्टिव थिंकिंग, आपको और ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंडक्टिव थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार की समस्या समाधान रणनीति में एक सामान्य नियम का उपयोग संभावित समाधानों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक, मेंटल सेट या ऑप्शन डी है आचरण और समायोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा एल्गोरिदम। जस्ट मैंने आपको बताया था किसी भी कार्य को करने के लिए एक विशेष क्रम में लिखे गए निर्देशों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे बोलूँगा तो इसमें आपका 1 से 2 मिनट टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम है।
तो मैं वीडियो लाइक और शेयर करने के लिए बार-बार नहीं कहूँगा, तो इसलिए आप लोग खुद से मेरी मेहनत को देखकर प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 13, समस्या का समाधान के लिए अपने दृष्टिकोण को पुनः संरचित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक, इनसाइट सीखना या ऑप्शन डी है परिस्थिति बायस। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको इनसाइट सीखना कहते हैं, जो एक ही दृष्टिकोण इनसाइट मतलब क्या होता है? एक दृष्टि में किसी चीज़ को कैप्चर करना इनसाइट कहलाता है, ठीक है? तो एक नज़र में प्यार करना इनसाइट होता है, लेकिन एक नज़र में कुछ भी चीज़ देखना गलतफ़हमी होता है। जो आप एक नज़र में प्यार कह लो या एक नज़र में किसी भी चीज़ को सीख लेना, वो आपके लाइफ़ के लिए सक्सेस नहीं होता है। तो इसलिए इनसाइट सीखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी प्रकार का मानसिक हठ इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति होती है, जो डिसीजन लेने के लिए पहली बार मिली जाने वाली जानकारी पर आधारित होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको आचरण या संयोजन कहते हैं या हेरिस्टिक या पृष्ठबाइस या ऑप्शन डी है प्रासंनुभव बाइस। तो उसको हम समायोजन कहते हैं, आचरण और एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं, जो किसी भी पहली मिली जानकारी को उसको अपने अंदर समायोजन करना आचरण और समायोजन कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अगर सभी मनुष्य मृत होते हैं और सोक्रेटिस एक मनुष्य है, तो सोक्रेटिस मात्र है, ये किसका उदाहरण है? न्यात्मक तर्क का, इंडक्टिव तर्क का, महत्वपूर्ण सोच का या ऑप्शन डी है अविचारित सोच का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा न्यायात्मक तर्क। होता क्या है न्यायात्मक तर्क? तो याद रखना, न्यायात्मक तर्क जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात समस्या कथनों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, उसे न्यायात्मक तर्क कहा जाता है। फिर से सुन लो, न्यायात्मक तर्क जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात समस्या समाधानों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, उसे न्यायात्मक तर्क कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडक्टिव मैंने बता दिया है और अविचारित सोच बता दिया। महत्वपूर्ण सोच ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तीनों आपके पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन आता है तो अच्छे से सोच समझ कर आंसर देना, बिल्कुल भी गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 16, प्रारंभिक निर्णयों को अतिरिक्त जानकारी पर आधारित करके समायोजन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, हेरिस्टिक, प्रेस्टिबाइस या ऑप्शन डी है पदानुभाव बाइस। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ को पूर्व जानकारी को समायोजन करना आपका आचरण या एस्टिमेशन कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी प्रकार की सोच में समस्या को एक ही समाधान पर मन केंद्रित करने की आकलन क्या कहलाता है? बात की जा रही है आपकी समस्या को एक ही चीज़ पे फोकस करना क्या कहलाता है? संगठन सोच, रचनात्मक सोच, महत्वपूर्ण सोच या ऑप्शन डी है परिचलनात्मक सोच। जब आप किसी भी सोच समस्या के एक ही समाधान पे अपना ध्यान केंद्रित किए रहते हैं, उसे हम संगठन सोच कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या को या तो पूरी तरह सही या पूरी तरह खराब देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रेस्टिवाइज, डायलेक्टिकल सोच, आचरण या समायोजन या ऑप्शन डी है हेरिस्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डायलेक्टिकल सोच। डायलेक्टिक सोच होता क्या है? तो डायलेक्टिकल सोच आपके मुद्दों को कई दृष्टिकोणों को देखने और प्रतीत होने वाली जानकारी को डायलेक्टिकल थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि मैं असफल हूँ, सोचने कहने के बजाय इसे कभी कभी मैं असफल होता हूँ और कभी कभी सफल होता हूँ, ये आप कह सकते हो। फिर से सुन लो, डायलेक्टिकल थिंकिंग क्या होता है? तो मुद्दों को कई दृष्टिकोणों को देखने और प्रतीत होने वाली जानकारी को डायलेक्टिकल थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि बहुत लोग आपने सुना होगा जो हमेशा अपना दुख रोते रहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं असफल हूँ, लेकिन मैं असफल हूँ सोचने कहने के बजाय इसे कभी-कभी आप इस तरीके कह सकते हो कि मैं असफल होता हूँ और कभी-कभी सफल होता हूँ। सिर्फ एक वर्ड में ना बोलना, उसे अलग तरीके से बोलना आपका डायलेक्टिकल थिंकिंग कहलाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
जब एक जटिल समस्या का सामना करते हैं और उसे छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करने और हर भाग को अलग-अलग हल करना किसका उदाहरण है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को देखते ही आप मन में आंसर सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था और आपको इसमें सारे ऑप्शन देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विश्लेषण। जब भी आप किसी भी चीज़ को खंड-खंड में विभाजित करते हो, छोटे-छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित करते हो, उसको कहते हैं विश्लेषण, ठीक है? और जब हर एक खंड को, हर एक छोटे-छोटे समूह को एकत्रित करके एक जगह बनाते हो, तो उसको कहते हैं संश्लेषण। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं, ऐसे आप सुन सकते हो, ठीक है? तो इसका मैंने उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, संश्लेषण और विश्लेषण में क्या अंतर होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मानसिक स्थापिक जो एक प्रोटोटाइप की समानता के आधार पर घटना की संभावना को आकलन करने में शामिल होता है, उसे क्या कहा जाता है? आचरण या समायोजन, हैरिस्टिक या प्रतिनिमितिक हैरिस्टिक या ऑप्शन डी या पृष्ठीय बाइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा हैरिस्टिक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 किस प्रकार की बुद्धिमत्ता में ज्ञान और कौशल का दिनचर्या स्थितियों में लागू करने की क्षमता क्या शामिल है? इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया होगा। तरल बुद्धिमत्ता, क्रिस्टलाइज़, भावनात्मक या ऑप्शन डी है सामाजिक। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जस्ट मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइज़्ड बुद्धिमत्ता के बारे में, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे ज़रूर याद रखना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्रिस्टलाइज़्ड बुद्धि क्या होता है? तो याद रखना क्रिस्टलाइज़्ड बुद्धि तथ्यों पे आधारित होती है और अनुभव में निहित होती है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और नया ज्ञान और समझ एकत्रित होते रहता है। जैसे कि आप उम्मीद कर सकते हो, इस प्रकार की बुद्धि उम्र के साथ हमेशा आपकी बढ़ती जाती है। फिर से सुन लो, क्रिस्टलाइज़ बुद्धि क्या होती है? क्रिस्टलाइज़ बुद्धि आपके फैक्ट्स पे आधारित होता है। जो भी आप फैक्ट्स देखते हो, आपके अनुभव के आधार पर आपका जो क्रिस्टलाइज़ बुद्धि होता है, वो बढ़ते रहता है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जो बुद्धि होती है, क्रिस्टलाइज़ बुद्धि, वो आपकी उम्र के साथ बढ़ती जाती है। तो इसे याद रखना, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तरल बुद्धि क्या होती है? तो मैंने जस्ट आपको बताया था तरल बुद्धि के बारे में। तरल बुद्धि सोचने और तर्क करने और समस्या को हल करने की क्षमता तरल बुद्धि कहलाती है। जैसे कि किसी पज़ल को हल करना, किसी का समस्या को समाधान करना तरल बुद्धि कहलाता है। तो दोनों पॉइंट याद रखना, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बिना संबंधित या यादृच्छिक घटनाओं में पैटर्न या संबंध देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक सोच, संगठन सोच या ऑप्शन सी है पैटर्न पहचान या ऑप्शन डी है आचरण और समायोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा पैटर्न पहचान। क्वेश्चन नंबर 23 किस प्रकार की मानसिक नकारात्मक होती है जिसमें किसी घटना के बाद हम विश्वास करने की प्रवृत्ति होते हैं या हमने परिणाम का पूर्वानुमान किया था या उसे प्रत्याशित किया था? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको हिंसाइट बायस कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 रचनात्मक समस्या समाधान अक्सर शामिल होते हैं। आप बताना कि जो आपके रचनात्मक समस्या समाधान होते हैं वो किस में शामिल होते हैं? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी आपके रचनात्मक समस्या होते हैं वो सारे आपके विचारात्मक सोच के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि विचारात्मक सोच क्या होता है? तो एक प्रकार का सोच होता है जिसमें किसी विशेष विषय या विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है। अक्सर गहन अंतर्दृष्टि या समझ प्राप्त करने के लिए विचारात्मक सोच को प्रकाशित करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 मानसिक हट जो एक घटना की संभावना का आकलन स्मृति में उपलब्धता के आधार पर करने में शामिल होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे समायोजन कहा जाता है, इनसाइट बायस कहा जाता है या पृष्ठीय बायस या ऑप्शन डी है हेरिस्टिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा हेरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 26 किस प्रकार की समस्या समाधान
रणनीति में उपलब्धता के आधार पर समाधान की गारंटी देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? एल्गोरिदम कहलाती है, ह्यूरिस्टिक कहलाती है, अविस्तारित सोच कहलाती है या ऑप्शन डी है प्रिस्टिफाइस। तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अविसाधित सोच। अवासित सोच क्या होता है? अवासित सोच तब होता है जब किसी समस्या का समाधान स्थापित नियमों और तार्किक तर्क को लागू करके निकाला जा सकता है, उसे अविसारित सोच कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जब हम एक तरीके से सोचते हैं तब उसी तरीके से सोचते हैं, तो किस प्रकार की सोच पालन किया जाता है? मेंटल सेट, समायोजन, विचारण या डी या अविसाधित सोच। तो उसको अगर आप किसी भी एक तरीके से कोई चीज़ को सोच रहे हो और बार-बार उसी पैटर्न पे आप सोच रहे हो, तो उसको हम कहते हैं मेंटल सेट। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रकार की सोच में किसी विशेष घटना के प्रति उपलब्ध जानकारी की मानसिक प्रतिनिधित्व बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है प्रोटोटाइप गठन, एस्कीमा, विचारण या ऑप्शन डी है न्यायात्मक तर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एस्कीमा। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार की सोच में हम विशिष्ट प्रश्नों के बजाय दिए गए विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में किसी का गलती नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक सोच, संगठन सोच, महत्वपूर्ण सोच या ऑप्शन डी है विस्तारण सोच। जब आप किसी विशिष्ट प्रश्नों के बजाय आप उसके विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको कहते हैं विस्तारण सोच। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार की सोच में हम किसी विचार के साथ अनुभव या समस्याओं को संबंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें? उसको क्या कहेंगे? आपके पास जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास काफ़ी कम टाइम है, तो कम से कम एनसीईआरटी ज़रूर कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी ज़रूर कंप्लीट करके जाना। और जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपको क्लास 11 और क्लास 12 का सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करो। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए किसी भी पेपर को क्वालीफाई कोई नहीं कर सकता। जब तक आप जितना क्वेश्चन बनाओगे, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए कहा जाता है कि मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करो। बिना मॉक टेस्ट और बिना प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप कोशिश करो जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31, जब हम किसी समस्या के समाधान के लिए आगे पीछे करते हैं और नए तरीके से सोचते हैं, तो किस प्रकार के सोच का पालन किया जाता है? कोई कोई इंसान होता है जो किसी एक जगह तरह का नहीं सोच सकता है, कभी कभी अलग अलग तरीके से आगे पीछे काम करता है और फिर कुछ अलग कुछ तरीके से सोच लेता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी परिशीलात्मक सोच। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सोच में हम एक ही समस्या के विभिन्न समाधानों को तलाश करते हैं और उन्हें तुलनात्मक अधिकारित करने का प्रयास करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महत्वपूर्ण सोच, विचारणात्मक सोच, विस्तारण सोच या ऑप्शन डी है संगठन सोच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा महत्वपूर्ण सोच। अगला क्वेश्चन है, एक घर के सामान का ब्रांड क्या है? ये किस प्रकार के सोच को प्रमोट करता है? न्यायात्मक सोच, आचरण या समायोजन, विचारण या ऑप्शन डी है विस्तारण सोच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका विचार क्या है, आपकी थिंकिंग कैसी है, वो आपके डिपेंड करता है कि आप किसी भी सामान के ब्रांड को देखते या उसको प्रोडक्ट को देखते हो, वो आपके सोच पे डिपेंड करता है। तो उसको कहते हैं विचारण। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार की सोच में हम सिर्फ उपलब्ध जानकारी को परिचय देते हैं और संभावित
समाधानों को सुझावना नहीं करता, उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है हेरिस्टिक, प्रेस्टिपाइस, विचारात्मक सोच या ऑप्शन डी है समायोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रेस्टिपाइस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, किस प्रकार की सोच में हम अपनी सोच को पुनः संरचित करते हैं और उसे नए प्रकार में प्रस्तुत करते हैं? क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर ऑटोमेटिक याद आ जाना चाहिए कि उसको हम क्या कहेंगे। तो उसको हम कहते हैं विस्तारण सोच। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अगर आपके पास एक व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज ग्राहकी है तो आप कौन सी सोच का प्रयोग करेंगे? न्यात्मक सोच की, आचरण या समायोजन की, विचारण की या ऑप्शन डी है मेंटल सेट की? तो उस टाइम हम आचरण और समायोजन सोच की प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रकार की सोच में हम किसी विचार की समर्थन और खंडन करने की प्रवृत्ति रखते हैं? न्यात्मक सोच में, परिशीलनात्मक सोच में, विचारण में या ऑप्शन डी है विस्तारण सोच में? किसी भी चीज़ को हम खंडित करने या सपोर्ट करने की प्रवृत्ति जो है हमारे न्यात्मक सोच के अंतर्गत आती है। जो भी किसी डिसीजन लेने को और डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी आती है न्यात्मक सोच। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जब हम अपनी सोच को पुनः जांचते हैं और सही या गलत की प्रवृत्ति होती है तो किस प्रकार का सोच का पालन हम करते हैं? आभासित सोच का, या आचरण या समायोजन की, या पैटर्न पहचान की? तो उस टाइम हम सही है या गलत है उसको पुनः जांचना आपके अविश्वासित सोच के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 38 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? तो टोटल क्वेश्चन आपके 50 हैं। हर चैप्टर में आपके 40 से 50 क्वेश्चन हैं। तो अभी तक हमने 38 क्वेश्चन कर लिए और अगर आपको इसके आगे का क्वेश्चन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस सेट लेना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको पूरा वीडियो कंप्लीट कराना चाहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबे बन जाते हैं और आप लोग वीडियो पूरा देखते भी नहीं हो। अगर आपको आगे का क्वेश्चन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा, जो सिर्फ़ आपको 151 में आपको मिल जाएगा। क्लास 11 और क्लास 12 का चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन आंसर जिस तरह आपको बताया जा रहा है, जो सेम अभी आप क्वेश्चन देख रहे हो, सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट और आपके नोट्स में मिल जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपकी क्लास 11 और क्लास 12 के क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज़ आपको मिल जाएगा सिर्फ़ 151 में। अगर आपको प्रैक्टिस सेट और थ्योरी चाहिए जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में सॉल्यूशन सहित दिया जा रहा है, लेने के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपका जो सिलेबस है 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा साइकोलॉजी का। तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एक बार भी नहीं कहा लाइक और शेयर करने के लिए। अगर आप चाहते हो आपके एग्ज़ाम तक इसी तरह आपको डेली एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाए पूरे विश्लेषण के साथ, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए डेली और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, बिल्कुल पैसा लगता नहीं है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो। तब तक के लिए गुड बाय।